Dear students, welcome back. Yes, NEP, FY, UGP. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एटलीस्ट कुछ टाइम स्क्वीज आउट करके अपने उन स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर में मे बी स्ट्रगल कर रहे होंगे क्योंकि वो CUET यूजी एग्ज़ाम दे के आए हैं और फिर नए यूनिवर्सिटी में जो न्यू सिलेबस के साथ जो जद्दोजहद हो सकती है मैं उसका अंदाज लगा सकता हूं। मैं बहुत ज़्यादा तो उनको हेल्प इस बार नहीं कर पाया हूं। जो पहले से बनी हुई वीडियो है जो ऑलमोस्ट 100% है, CNI को छोड़ दें, आई होप कि आप लोगों ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया होगा, बार बार उसे देखा होगा, उसकी PDF भी देखी होगी जितनी भी अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। तो उसी सीरीज में आपको और हेल्प करने के लिए पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, चूंकि मेरे पास में पिछले साल के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्चुअल पेपर हैं, तो उससे आप इंसाइट निकाल सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार भी आपको आएंगे। ये बेहद आपके लिए यूजफुल होगा यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का SOL में दे रहे हैं, इग्नू में दे रहे हैं या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, क्योंकि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में इस पेपर से इस थीम पे आने की संभावना है। सो लेट अस बिगिन past year paper analysis, ideas and institution in Indian political thought, first semester NEP FY UGP। इसकी जो सिलेबस है वो आपको ये पता है, आई होप की, और इसमें 6 यूनिट हैं और इससे 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 5 के जवाब देने होते हैं, तो कुछ जो थीम है उससे 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एक जनरल जो मैं स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर सकता हूं सेमेस्टर एग्जाम का, वो ये है कि 10 क्वेश्चन जैसा मैंने बताया रहेंगे। आपको 4 यहाँ मैंने लिखा है शायद नोट्स ऑन 4 टॉपिक। ओके, जो 10वां क्वेश्चन है वो नोट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैंने एक में देखा नोट है, एक में नहीं है। 4 टॉपिक रहते हैं, 2 पे नोट लिखने होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं, तो खासा आसान है क्योंकि एक पे ऊपर एक आप छोड़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से ट्विस्टेड रहते हैं और ऑफ बीट होते हैं, जिसको आप सीधा कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन इस टाइप का होगा और आपको ऐसा करना है। इसकी जो टेक्निक है मैंने कई बार बताई है। सोशल साइंस में बहुत ब्यूटीफुल होता है कि आपको क्वेश्चन ट्विस्टेड पूछने पे भी आप उसको स्ट्रेटन करके जवाब दे सकते हैं। जैसे कि यदि आपको वो पूछते हैं कि स्टेट क्राफ्ट एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कैसे किंग को देखता है, सपोज इस टाइप का वो एक क्वेश्चन पूछते हैं जो थोड़ा ट्विस्टेड है। आपको इसमें बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले आप स्टेट क्राफ्ट क्या है बता दीजिए, और स्टेट क्राफ्ट का जो थॉट है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में कैसा है, मनुस्मृति में क्या है, महाभारता में क्या है, इवन बुद्धिस्ट में क्या है, और उसमें किंग का क्या पोजीशन है, रोल है, जो कि एकदम चीफ है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरीके से आप स्ट्रेटन कर सकते हैं किसी भी ट्विस्टेड क्वेश्चन को, ये मैं कहना चाहता हूं। और सभी थीम को कवर करना चाहिए, कुछ थीम आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा रहेगा कि कर लें, पता नहीं किससे ट्विस्टेड क्वेश्चन आए। जो इसकी स्ट्रेटजी है उसमें जो पॉल साइंस हेल्प में जो वीडियो है, अभी तो काफ़ी दिन है, मुझे बताया गया कि आपका फर्स्ट एग्जाम 22 दिसंबर को है, आप कई बार उसको वीडियो को देख सकते हैं। वो अपने आप में कंप्लीट आपके कोर्स को कवर करती है। एक्सटेंसिव स्टडी रखिए, मतलब कि कोई भी टॉपिक को मत छोड़िए, जैसा मैं कहता हूँ, एंड बी रेडी टू टैकल ट्विस्टेड क्वेश्चन। और आप जो PPT वीडियो है उसके जो PDF कुछ है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। इसमें जो एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल जो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हुई थी, उसमें था एनालाइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट, और ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। स्टेट क्राफ्ट मैंने अपने वीडियो में बताया भी है 2 पार्ट में, कि इसका मतलब ये होता है कि स्टेट क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्यों आप स्टेट के को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देंगे, मतलब स्टेट की बात को आप क्यों मानेंगे, उसके कानून को क्यों मानेंगे, और उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, जैसे कि उसमें जो गवर्नमेंट का क्या रोल है, जो पहले किंगशिप होती थी या अभी भी बहुत जगह है, उसका क्या रोल है, उसके अदर जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, कंपोनेंट है स्टेट के, इसको लिम्स भी आप कह सकते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, जो उसके ट्रेजरी हैं, उसकी आर्मी है, उसके जो एलाइज हैं उनका क्या रोल है, और इस तरह की जो बातें एक स्टेट को कैसे जो है एक राजा या जो एक किंग या आप कह लीजिए जो गवर्नमेंट वो कैसे चला सकती है बेस्ट पॉसिबल वे में, और स्टेट का रोल क्या है लोगों के जीवन में, ये सारी बातें जो है स्टेट क्राफ्ट में आती है। और इन सब पे क्या सोच थी हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, खास करके मनुस्मृति में,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, वेद व्यास के महाभारत में, और जो अगना सुत्ता या अदर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें। यही चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसमें और जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो हो सकता है कि डिस्कस द नेचर एंड फॉर्म ऑफ स्टेट क्राफ्ट दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। सेम आंसर सेम होगा। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड किंगशिप इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये भी सेम आंसर सेम होगा। अब यहाँ किंगशिप आ गया, लेकिन किंगशिप और स्टेट इतना जुड़ा हुआ है क्योंकि किंग ही स्टेट का माथा, मस्तक या हेड कहलाता है। जैसा किंग, जैसा राजा वैसा राज्य, इस टाइप की। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जो किंगशिप है और उसकी जो थ्योरी है वो स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी लगभग एक हो जाती है। डिस्कस द थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड स्टेट एज कंटेन्ड इन द वेरियस एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट। अधिकतर जो आप देखेंगे एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में जो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन है, मनुस्मृति एंड ऑल, उसमें वो एक डिवाइन ओरिजिन जो है किंग और स्टेट का होता है। मतलब उसको भगवान ने बनाया है, एक कॉस्मिक ऑर्डर का पार्ट है, और वो धर्म से जो है वो भी जुड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वो सेमी डिवाइन हो जाता है, सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाता है, और बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में तो पूरा का पूरा जो स्टेट और किंगशिप एक ह्यूमन क्रिएशन हो जाता है, उसमें से डिविनिटी हट जाती है। इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये भी बेसिकली सेम है, कैसे उसका ओरिजिन होता है, स्टेट का क्या नेचर है और क्या उसके फंक्शन है। यही बातें जो है स्टेट क्राफ्ट तो है। तो ले दे करके किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर वही होगा जो इसका होगा और बाकी का होगा। धर्मा, धम्मा और डंडा, ये इतना इसेंशियल या इंटीग्रल थॉट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एंशिएंट की, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। धर्मा और धम्मा तो एक ही बात है, क्योंकि उसको पाली में धम्मा हो जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट चूंकि धर्म को, ये कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, इसलिए मैंने लिखा है। लेकिन धर्म और डंडा, बेसिकली एंशिएंट इंडिया में पॉलिटिक्स वाज इंटरप्ले ऑफ धर्मा एंड डंडा। धर्मा का मतलब कोई रिलीजन नहीं होता है, वो एक यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट है, यूनिवर्सल मोरल लॉ है, मोरल ऑब्लिगेशन है, राइटियसनेस है, जीवन जीने की एक पद्धति है जिससे कि आप एक वर्चुअस लाइफ लीड कर सकते हो। नॉट ओनली इंडिविजुअल बट कम्युनिटी, इवन राजा के लिए भी धर्म, पत्थर, पशु, पक्षी, हवा, मिट्टी, सबका धर्म, मतलब सबका जो गुण, ये प्रॉपर्टी बताता है जो उसका नेचुरल प्रॉपर्टी होना चाहिए, और उसको कैसे लोग धारण करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, लाइक दैट धर्म। अब इससे, और दंड जो है वो एक वर्चुअस डिसिप्लिन, चेस्टाइजमेंट और एक ताकत है, इकबाल है, जिससे धर्म मेंटेन होता है। मतलब ये पवित्र पावर है, पवित्र पनिशमेंट है, जो धर्म से हटने वालों को पनिश करता है। धर्म के आधार पे, जस्टिस के आधार पे वो समाज में न्याय लाता है और जीवन को ऑर्डरली बनाता है, पीसफुल बनाता है। ये धर्म है। जो दंड को होल्ड करता है वही शासक है, उसका इकबाल है, और उसको धर्म के अनुसार अपने दंड का पालन करके लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस मेंटेन करना है, जिसके लिए कि स्टेट की उत्पत्ति हुई है। कोई स्टेट या राज्य नहीं है यदि उसके पास दंड का पावर नहीं है, और कोई स्टेट या किंग नहीं हो सकता है जो अनजस्ट फॉर्म में अपने दंड का यूज करे, जनता रिवोल्ट कर देगी। धर्म के अनुसार दंड का इस्तेमाल से जीवन, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों जो है वो वर्चुअस बनाए जा सकते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन पूछेगा, आप देख सकते हैं तीन क्वेश्चन पिछले बार पूछेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, अभी मैंने कुछ बताया, आप मेरे वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन धर्मा एंड धम्मा, ये तो मैं कितनी बार इसको बता चुका हूं, ये इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है कि बुद्धिस्ट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या डिफरेंस है। उसमें मैंने धर्मा और धम्मा के बीच में, दोनों में खासा फर्क है, कुछ बहुत सिमिलरिटी भी लेकिन फर्क भी है। धर्मा एंड डंडा आर टू पिलर्स ऑफ हिंदू कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट, ये मैंने अभी बताया, उसी का इंटरप्ले है। डू यू एग्री? सब्सटेंशिएट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये तो मैं जो गेस करता हूं वही है क्वेश्चन है, और इसी तरह से इस बार भी घुमा फिरा के आएगा। एक्सप्लेन हाउ द टेक्स्ट इन एंशिएंट इंडिया इंटरप्रेटेड धर्मा एंड डंडा, एक ही बात है, वही लिखना है आपको। Discuss the different meanings and ideas conveyed by dharma in the ancient Indian political thought, मतलब इसके कितने मीनिंग कनोटेशंस हैं। Explain the meaning and ideas conveyed by dhamma in Buddhist political thought, उसी का बस बुद्धिस्ट में चले जाते हैं। Compare and contrast the dharma in Hinduism and dhamma in Buddhism, ये तो सेम क्वेश्चन जो पूछा गया है। Ancient Indian polity was an interplay of dharma and danda, ये भी यहाँ पूछा गया है।
वही सेम उसको घुमा फिरा के कहा गया है, दंडा इज द सोल ऑफ धर्म। वो एक ही बात है कि धर्म चलता है दंड से। डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन धर्मा एंड डंडा इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये सब समझिए कि अगेन एक ही बात है कि क्या है धर्म और उसका दंड से क्या नाता है, कैसे धर्म और दंड जुड़े हुए हैं, कैसे यही दोनों पिलर हैं स्टेट और स्टेट क्राफ्ट के एंशिएंट इंडियन थॉट में, और कैसे हिंदुइज्म का धर्म सिमिलर है और या डिफरेंट है बुद्धिस्ट धर्म से। न्याय नीति पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता है, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से कम है, तो उसको थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा फ्लैश आउट कर लीजिएगा और पढ़ करके। लेकिन मोटी बातें क्या है कि नीति जो है वो पॉलिसी है, प्रोसीजर है, रूल रेगुलेशन है, इस तरीके से जो जस्टिस को लाते हैं। यदि हमने जस्ट तरीके से कानून बनाया है, कानून इस तरीके से बनाया है कि उसको पालन करने से जस्टिस हो और सही ढंग से जस्ट वे में पालन हो, तो जस्टिस समाज में प्रिवेल करेगा। दिस इज प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ जस्टिस, जिसको आप नीति कह सकते हैं। जो सब्सटेंटिव फॉर्म है जस्टिस का, वो है एक्चुअल में जस्टिस हो रहा है या नहीं। जस्टिस रियलाइज्ड इज न्याय। ये मैं प्रोफेसर सेन की बात से कह रहा हूं, प्रोफेसर अमृत सेन, लेकिन यही आपके टेक्स्ट भी यही कहते हैं। पुराने जमाने में देखें तो जितनी नीति शास्त्र बनी है, इवन कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक तरह से नीति शास्त्र है, तो नीति शास्त्र जो है वो नीति बताती है जिस पे चल के जो है जस्टिस समाज में लाया जा सकता है, एक व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी, और राजा कैसे उस नीति को पालन करे कि समाज में जस्टिस हो। जो न्याय है वो आप एंशिएंट जमाने में भी देखेंगे कि न्याय देने की प्रक्रिया बहुत अलग अलग है। कैसे जो है न्याय राजा देता है, कैसे जो है वो काजी या पंडित या जजेज की नियुक्ति करता है जो न्याय देते हैं, न्याय देने की पद्धति क्या है, न्याय में क्या कोई डिफरेंसेस होता है, क्या वो जस्ट वे में दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, ये सारी जो है वो न्याय के अंदर आती है। अब इस पे चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्याय एंड नीति। अभी जो मैंने कहा, न्याय इज रियलाइज्ड जस्टिस, जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, और नीति इज द रूल रेगुलेशन पॉलिसी लॉ प्रोसीजर जिसको फॉलो करके जस्टिस को रियलाइज किया सकता है, वो नीति है। और जस्टिस जो एक्चुअल में रियलाइज होता है वो न्याय है। व्हाट रोल डिड दे प्ले इन एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट। तो दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं एंशिएंट स्टेट क्राफ्ट में। नीति जो है वो नीति शास्त्र एंड इवन धर्म शास्त्र, उसके थ्रू जो है पूरी प्रोसीजर बताई गई, जैसे कि वर्ण आश्रम धर्म, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो जस्टिस विल प्रिवेल। इस तरह की जस्टिस आप प्लेटो में देख सकते हैं कि यदि सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, जो भी उनको ड्यूटी दी गई है उसको वो निभाएं, तो समाज में हार्मोनी होगी, जस्टिस होगी। तो इस टाइप की जस्टिस। और न्याय जो है वो शुरू से कि कैसे एक्चुअल में हम रियलाइज करें न्याय, उसके लिए भी राजाओं ने और एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में कई थॉट दिए गए कि एक्चुअल में जस्टिस को हर समाज में कैसे रियलाइज किया जा सकता है। इसमें से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट वेयर द सोर्सेज एंड मैकेनिज्म टू प्रैक्टिस न्याय इन एंशिएंट इंडिया। किस बेसिस पे न्याय या जस्टिस जो है उसको रियलाइज करने की कोशिश की जाती थी। तो एक सोर्स तो है धर्म, रिलीजन कह लीजिए, लेकिन वो अलग है। धर्म, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, उससे भी जो है न्याय को लाने की कोशिश की जाती रही है। जो ट्रेडिशंस, कस्टम्स हैं, नेचुरल लॉ, जो नेचुरल जस्टिस उससे आती है, एंड रीजन एंड रैशनैलिटी भी जो है न्याय रियलाइज करने का जरिया बनता है। जो मैकेनिज्म थे न्याय को लाने के एंशिएंट इंडिया में, आप धर्म को फॉलो करें न्याय आएगा, जो मैंने अभी बताया। किंग जो है अपना धर्म को फॉलो करे, राजधर्म, और वो जो है वर्ण आश्रम धर्म और उसको भी फॉलो करवाए, सबको जो है वो धर्म के रास्ते पे रखे, इससे न्याय होगा। और वर्ण आश्रम धर्म इटसेल्फ जो है एक मैकेनिज्म था जस्टिस को लाने का। इवन कास्ट सिस्टम जो कि वर्ण आश्रम धर्म का एक अपभ्रंश रूप है, उसको भी लोग कह सकते हैं कि वो भी जो है प्लेटो की तरह का एक डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर समाज में, जिससे जस्टिस आ सकती है। बट ऑफ कोर्स लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितना जस्ट और कितना अनजस्ट है वो। हाउ न्याय एंड नीति वेयर सेपरेटेड इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसका जवाब मेरे वीडियो में बहुत अच्छी तरह नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया, जो मॉडर्न काल में जो अमृत सेन कहते हैं, वही आप मतलब वो
हमारे संस्कृत टेक्स्ट से ही लेते हैं उसको कि न्याय वॉज रियलाइज जस्टिस, एक्चुअल में जो जस्टिस मिल रहा है, किंग दे रहे हैं, काजी दे रहे हैं, पंडित दे रहे हैं, समाज में आपको पंचायत दे रही है, दैट वॉज न्याय। और जो नीति है वो पॉलिसी है, लॉ है, प्रोसीजर है, जिसको फॉलो करके आप जो है जस्टिस को रियलाइज कर सकते हैं। हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मत्स्य न्याय वॉज सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ जस्टिस इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। कर दीजिए। तो मत्स्य न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मत्स्य न्याय डिनोट करता है स्टेट ऑफ नेचर को इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। जब राज्य नहीं था, जब सार्वभौम सत्ता नहीं थी, कोई किंग नहीं था, किसी का कोई इकबाल नहीं था, कोई दंड नहीं था, तो किस टाइप की जो है okay, and the last video was a bit I got disturbed because somebody entered and वो snap हो गया। तो चलो मैं उसको आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। मत्स्य न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट ऑफ नेचर को दिखाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। जो आगे आप पढ़ेंगे हॉब्स, लॉक, रूसो सब में आता है। वो स्टेट ऑफ नेचर मतलब जहाँ कोई पॉलिटिकल ऑथोरिटी, जैसे आज हम देखते हैं गवर्नमेंट, स्टेट, वो नहीं है। कोई सुप्रीम पॉलिटिकल ऑथोरिटी नहीं है जो दो लोगों के बीच के झगड़े को निपटाएगी। मतलब लोग बस जैसे भी हो, या तो खुद ही जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे, या लॉ ऑफ नेचर से थोड़ी बहुत मिल करके, जैसे लॉक कहते हैं, सोसिएबल कोशिश करेंगे रहने की, या अपने गुड नेचर से रहेंगे, धर्म के बेसिस पे रहेंगे, जो पहले होता था जब कोई राज्य नहीं था। लेकिन जब ऐसा महसूस किया गया कि जो मत्स्य न्याय है, ये कौटिल्य कहते हैं, मनुस्मृति, मेनी अदर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में है, ये वो ऐसा जंगल राज बन गई, जिसको हॉब्स आगे कहते हैं, आप पढ़ोगे, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मतलब कोई कानून का राज नहीं होकर के जंगल राज है, जो जिसकी जिसकी जो माइट है उसकी राइट है। तो इस टाइप के अराजकता से, एनार्की से मुक्ति के लिए स्टेट की उत्पत्ति होती है। इसलिए मत्स्य न्याय न्याय नहीं होने के दशा को दर्शाता है कि न्याय जब नहीं है तो राज्य क्या है, वो एक तरह का समझो जंगल राज है। तो इट्स लाइक दैट। तो न्याय का जो सीधा जो नाता यहाँ पे कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था, ऑर्डरली लाइफ, सुख शांति, हार्मनी से भी है। ओके, अब आइए राज्य और राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अभी मॉडर्न समय में हम कहते हैं नेशन और स्टेट। अभी स्टेट हम लोग इतना सुन रहे थे, नेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है स्टेट की। वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कम होकर के वो ज्यादा कल्चरल, और कई जगह तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। नेशन एक कौम को दर्शाता है जो एक भूभाग पे हजारों साल से रह रहे हैं, जिन्होंने एक जैसी जीवन पद्धति अपनाई है, एक जैसे ही सोच रखते हैं, एक जैसे खान पान, एक जैसे, कई बार रिलीजियस एटीट्यूड भी एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक जैसी सोच। इवन एक हिंदू और मुस्लिम, यदि मान लीजिए मिथिला के प्रदेश में रह रहे हैं, या केरला में कोई मुस्लिम है और कोई हिंदू है, ब्राह्मण है, दोनों की जो वे है, जो लाइफ जीने का जो तरीका है, वो एक जैसे वो धोती पहनेंगे, एक जैसे वो नदी में जाएंगे, बैक वाटर में जाएंगे, मछली पकड़ेंगे, भले वो अलग अलग घर में आके अपने रिलीजन फॉलो करें। तो इस तरह के लोगों का जो समूह है वो नेशन कहलाता है, जो ये फील करते हैं कि हम एक हैं, क्योंकि हम लोग एक भूभाग पे हजारों साल से रहते आए हैं। एक तरीके से हिस्ट्री में हम लोगों ने एक ही तरह का जो है एक्सपीरियंस सहा है, और आगे भी हम एक जैसा बढ़ना चाहते हैं। ये जब मैं आपको बता रहा हूं तो ये मत समझिए कि जब लोग हजारों साल पहले अर्थ पे आए थे तो वो अपने को नेशन जैसा समझते थे, ऐसा नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि वो एक हैं, ये एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो 300-350 साल पहले आई, यूरोप में बनी, और बाद में वो जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हुई जब कॉलोनाइजेशन हुआ। उसी पे ये राज्य और राष्ट्र की परिकल्पना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द राष्ट्र एंड राज्य इन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट। तो जो मैं भी आपको बता रहा था, राष्ट्र जो है वो नेशन को दर्शाता है यदि मॉडर्न काल में चले तो, और राज्य जो है मॉडर्न काल के स्टेट को दर्शाता है। राष्ट्र जो है बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल और नॉन टेरिटोरियल कई बार कॉन्सेप्ट दिखता है, जहां लोग इस पर ज्यादा बैंक करते हैं कि हम किस तरह के पीपुल हैं, और हमारा जमीन से नाता है, लेकिन चूंकि एक धरती पे हम रहते हैं इसलिए एक हैं। ये केवल जमीन से नाता है। बाकी जो है वो स्पिरिचुअलिटी,
एक धर्म से बंधे होना, एक जीवन पद्धति से बंधे होना, एक सोच से बंधे होना, एक टाइप का दिखना, एक जैसा खान पान, एक जैसी जो है जीवन शैली, एक जैसा त्योहार, एक जैसा खुशी और गम मनाने का तरीका, इसको हम राष्ट्र से जोड़ते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो राष्ट्र और जो यूरोपियन नेशन में बहुत सारे डिफरेंस है जो मैंने अपने वीडियो में दिया है, देख लीजिएगा। वन है कि इंडियन राष्ट्र जो है काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, कई जगह वो रिलीजियस हो जाता है, कई जगह उसको जो है इन्वोक किया जाता है एज इफ कि वो आत्मा है राज्य की, जो स्टेट है, जो भूभाग है, उसकी वो जीती जागती जो है एक आत्मा है, उसका एक इथोस है। राज्य जो है बहुत ज्यादा अभी के जो मॉडर्न स्टेट की परिकल्पना है उससे मिलता जुलता है। तो बहुत आसान है इसको लिखना। और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, डिस्कस द डिस्टिंक्शन बिटवीन राष्ट्र एंड राज्य इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये तो बिल्कुल वही है जो मैंने गेस किया था, वही पूछ दिया गया। हाउ राष्ट्र एंड राज्य हैव बीन इन्विजन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सेम आंसर, क्वेश्चन कुछ भी हो। हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र एंड राष्ट्रीयता इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। ये एकदम वही चीज आपको लिखना है कि यूरोपियन नेशन की जो परिकल्पना है वो इंडियन नेशन या इंडियन राष्ट्र की जो पॉलिटिकल थॉट में, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में, उससे कैसे डिफरेंट है। मैंने इसको अपने वीडियो में बताया, देख लीजिएगा। डिस्कस द डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ इंडियन नेशन, इमेजिन एंड कंटेस्टेड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। ये थोड़ा सा मैंने इस पे जो है बहस किया है। जो 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 जैसे मार्क्सिस्ट को लेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तो वो इंडियन नेशन और नेशनलिज्म को अलग तरीके से देखते हैं। सब अल्टर्न जो थिंकर्स हैं वो ट्रेंड जो है वो अलग दिखते हैं। नेशनलिस्ट जो है, इसमें तिलक आते हैं, सावरकर आते हैं, वो अलग तरीके से नेशनलिज्म को देखते हैं। और लिबरल जो अलग तरीके से देखते हैं, और जो एकदम एक उदात्त लिबरल है, जिसको बोलते हैं कि रेडिकल लिबरल लाइक टैगोर, वो तो नेशनलिज्म को नकार देते हैं। Bring out the commonality and differences between concept of Rashtra and Indian thought versus concept of nation and Western political thought। तो कई जगह आप देखेंगे एक ही तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। मेनली आपको राष्ट्र जो नेशन, वो कैसे इन्विजन हुआ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो कैसे डिफरेंट था जो यूरोपियन नेशन की कॉन्सेप्ट है, और उसका नाता राज्य या स्टेट, जिसको मॉडर्न काल में स्टेट कहते हैं, पहले राज्य कहते थे या जनपद कहते थे, उससे कैसे वो जुड़ा हुआ है। वर्ण जाति तो हम लोगों के, आपको पता है, जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि आप हिंदू हैं, इवन मुस्लिम में भी इंडिया में जाति भर गई, किसी में भी, इवन सिख में भी जाति, जैसा मुझे बताया गया है। तो इसका मतलब है कि वर्ण जाति से कहीं हम मुक्त नहीं हैं। तो आपके सिलेबस में भी ये है। एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ जाति सिस्टम फ्रॉम वर्ण सिस्टम। What impact did it make to the socio-economic and political life of Indian people? देखिए, वर्ण जो है वो प्लेटो, आप आगे शायद पढ़ेंगे, प्लेटो की जो 3 डिवीजन थे क्लास का, जो एक प्रोड्यूसर क्लास है, एक सोल्जर क्लास और एक फिलोसफर किंग क्लास है, उसी टाइप की थी वैदिक काल में। कि भाई एक जो है वो लड़ने वाला क्लास होगा, अभी हम कास्ट नहीं बोल रहे हैं, एक लड़ने वाला पूरा ग्रुप होगा जो क्षत्रिय कहलाएगा, एक जो पढ़ाई लिखाई करेगा जो फिलोसफर जैसा होगा वो ब्राह्मण होगा, और जो वैश्य और शूद्र होंगे वो खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, वो प्रोड्यूसर होंगे, वो जीवन जो नॉर्मल जो जो उद्यम करके, इंटरप्राइज करके जीवन जिया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, वो होंगे। उसको 2 पार्ट में बांटा गया था, प्लेटो ने उसको सबको मिला के प्रोड्यूसर कहा था। ये अपने आप में बहुत अच्छी है, गांधी जी भी इसको प्रेज करते थे। कोई बोलेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, और जिसकी जैसी एप्टीट्यूड है, कोई बच्चा पैदा होता है और उसको उसमें देखा जाता है कि उसमें थोड़ी सी उस टाइप के एप्टीट्यूड है, को लड़ने झगड़ने या रक्षा करने, वो अपनी आगे अपने बॉडी को यूज करके किसी को बचा लेना, इस टाइप के एप्टीट्यूड है, तो वो सोल्जर क्लास क्षत्रिय को ज्वाइन करे तो अच्छा रहेगा। उसको उस ढंग से शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है उसके एप्टीट्यूड के बेस पे। इसी तरह पढ़ने लिखने वाले को अलग, व्यापार करने वाले को अलग, और खेती करने वाले को अलग की जा सकती है। लेकिन ये सिस्टम पता नहीं कैसे जो है कुछ सैकड़ों सालों में, जिसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ऐसा देखा गया कि डिफरेंट जो गांव शहर, छोटे छोटे गांव और बहुत कम शहर जो थे, उसमें अलग अलग तरह के लोग ऑक्यूपेशनल ग्रुप बन गए। कोई जो है चमड़े का काम कर रहे हैं तो उसका बेटा भी चमड़े का काम किए जा रहा है, उसका बेटा भी कर रहा है। कोई दिन नाव से लोगों को नदी पार करवा रहा है गांव में, तो वो केवट जाति वो कहलाया, वो उसके बच्चे भी जो हैं वही नाव में से लोग कर रहे हैं। कोई मछली पकड़ रहा है मछुआरा, तो उसके बच्चे भी पकड़ रहे हैं। इस टाइप के जो है हजारों ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो हैं दिखाई पड़ने लगते हैं, और बाद में वो शादी भी अपने ग्रुप में ही करते हैं, उसी ऑक्यूपेशनल ग्रुप में। उसमें से जो है कुछ ऑक्यूपेशनल ग्रुप का नाम वही है जो वर्ण का ग्रुप है, जैसे कि कुछ लोग जो
पंडिताई पुरुताही या पढ़ने काम करते हैं ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण जाति इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मण वर्ण। वो एक पूरा एक ब्रॉड क्लास था और ये तो एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप है। इसी तरह से कुछ क्षत्रिय या राजपूत कहीं पे कहलाते हैं, कहीं क्षत्रिय कहलाते हैं, कहीं ठाकुर कहलाते हैं, वो अलग अलग नाम से वो क्षत्रिय वर्ण से अपने को जोड़ते हैं। इसी तरह से कहीं पे कोई जो है वो बनिया कहलाते हैं, कहीं पे कोई और जो है ट्रेडर अग्रवाल कहलाते हैं, कहीं उस तरह के जो गंधी बेचने वाले, इत्र बेचने वाले, तो वो सब जो है अपने को वो जो है वैश्य क्लास या वर्ण से अपने को एसोसिएट करते हैं। और बहुत सारे जो खेतीहर क्लास हैं वो अपने को शूद्र से जोड़ते हैं, इसमें यादव, कुर्मी, कोयरी, वोकालिगा एंड वोकालिगा एंड मेनी अदर जो साउथ के जो एग्रीकल्चरिस्ट क्लास हैं, इसका नाम भी मैं नहीं जानता, वो सब जो है उसमें आ जाते हैं। ये जो परिवर्तन होता है एक 4 डिवीजन ऑफ लेबर क्लास, जो कि लगता है कि शुरू में कोई क्लोज नहीं था, एप्टीट्यूड पे बेस्ड था, कोई भी व्यक्ति किसी क्लास का सदस्य बन सकता था, वो कैसे एक क्लोज्ड ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो आपस में ही शादी करते हैं, आपस में ही रोटी बेटी का संबंध रखते हैं और हिरार्किकल हो जाते हैं। कैसे ये हिरार्किकल हो गया कि जो पुरोहिती पंडिताई कर रहा है वो ऊपर होगा और जो बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, वो उससे नीचे होगा, कोई खेती कर रहा है, कोई गाय चरा रहा है, उससे नीचे होगा, और कोई नाव से जो है लोगों को पार करा रहा है वो उससे नीचे होगा, और यदि कोई चमड़े का काम करा है सबसे नीचे होगा। यदि हम ऐसे देखें तो लगता है कि जो काम जितना प्योर है, मतलब जो पवित्र है, उसको ऊपर रखा गया। चमड़े का काम से गंध आता है तो आपको नीचे रखेगी, इस तरह से लगता है, लेकिन इसका कोई लॉजिकल बेसिस और कोई दिखता नहीं है। लेकिन ये लोगों के नस नस में घुस जाता है, समाज में घुस जाती है, क्योंकि उससे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होता है और बाद में और कुरीति आ जाती है कि कुछ कास्ट जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप को इतना अपवित्र माना जाता है कि उसको लोग छूते नहीं, उनको छूने नहीं देते, उनको मंदिर में घुसने नहीं देते, उनको पानी पीने नहीं देते। नॉट ओनली दैट, कास्ट जो है ऑक्यूपेशन इस तरह से बनी कि कुछ ऑक्यूपेशनल कास्ट ने सारे जो है प्रोडक्टिव रिसोर्स से जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा जमा लिया, कुछ को जो है एक्सक्लूड कर दिया, वो हमेशा गरीब रह गए। ये सारी चीजें हुई हैं। तो आप कास्ट और वर्ण में, मतलब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बहुत अंतर कर सकते हैं। जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक धर्म पे आधारित मानी जाती थी, वर्ण आश्रम धर्मा, और राजा को उसको पालन करवाना उसका आवश्यक माना जाता था। वो एक हमारे आचार व्यवहार, वे ऑफ लाइफ का पार्ट था। लेकिन जाति व्यवस्था और उसको कैसे मेंटेन रखे, ये अधिकतर गांव में जो पंचायत थी, जो लोकल कम्युनिटी थी, उसके तरफ चला गया। उसमें राजा का बाद में दखल बहुत कम दिखता है। राजा ने अपने को उस कास्ट व्यवस्था और उसकी जो हिरार्की और उसके रूल रेगुलेशन से अपने को एक तरह से अलग कर लिया। व्हाट वाज द नेचर ऑफ पोस्ट वैदिक पॉलिटी? तो जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, ये जो जाति व्यवस्था, ये पोस्ट वैदिक पॉलिटी ही का पार्ट था। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ना विद दैट ऑफ द लॉ एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग दैट फेज? देखिए, वर्ना का लॉ से ये था कि जो कानून थे वो इस तरह से बने थे कि कोई वर्ण आश्रम धर्म को ना तोड़े। उसकी जो व्यवस्था थी, उसकी जो शादी की व्यवस्था, उसके जीवन जीने की, उसके जो रूल्स, हर वर्ण के लिए जो ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, वो सबको जो है लॉ में निहित किया गया। जाति व्यवस्था, जैसा मैंने बोला, वो लॉ और पॉलिटिक्स से थोड़ी अलग रही। वो जो गांव में जो कम्युनिटी थी, जो फैमिली, किथ किन और ग्राम पंचायत या पंचायत कह लीजिए, उसको वो डेलीगेट कर दिया गया एक तरह से। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। प्रोबेबल क्वेश्चन से बन सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फाउंडेशन ऑफ वर्ना एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम जाति। अभी मैं आपको ये समझा रहा था, मेरे पूरे वीडियो में यही है, उसको देख लीजिए। डिस्कस द मीनिंग, कनोटेशन एंड फीचर्स ऑफ वर्ना एंड जाति इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये तो लगभग वही क्वेश्चन। देखिए, आप यहाँ पे अच्छी बात क्या है इस पूरे IIPT में कि एक ही क्वेश्चन बनता है और उसी को डिफरेंट वर्ड करके घुमा के आपको पूछी जाएगी। वर्ना गिव ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू द जाति, यही तो है, वो तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था। विच वॉज द रियल एंड प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। जाति वॉज रियल एंड प्रैक्टिकल, वर्ना थ्योरेटिकल था। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ वर्ना एंड जाति इन इंडियन सोशल सिस्टम। वर्ना जस्ट एक ब्रॉड कैटेगरी है, 4 कैटेगरी। जाति जो है वो रियल है, हर जाति अपने को कुछ किसी वर्ना से एसोसिएट करती है, लेकिन जो रियल, जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, हम कैसे जीते हैं, कैसे रिलेट करते हैं समाज में, हमारे क्या हमारे बंधन है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं, वो सब जाति से हमारा गाइडेड होना शुरू हो गया। अभी तक वो बंधन जो है जारी है, डिस्पाइट कि हम लगभग उसको तोड़ चुके हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लेकिन फिर भी अभी काफी सारे बंधन स्टिल जो है वो हम उसको नहीं तोड़ पाए हैं जाति व्यवस्था के।
फाइनली चलिए हम लोग सभा समिति पे थोड़ी बात करते हैं। सभा समिति यदि देखें तो ये जो पूरा थीम है ये आपको ये बताने के लिए कि हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में नॉन मोनार्किकल मतलब राजा नहीं होके जनता खुद अपना शासक चुन रही है या खुद शासन करे, जिसको आज के डेट में हम रिपब्लिक कहते हैं, उस टाइप की शासन व्यवस्था भी देखी गई थी। इसको बताने के लिए किया जाता है और ये चेरिश करने के लिए कि हम इतने पुराने रिपब्लिक थॉट को रखने वाले हैं। इस पे क्वेश्चन, अब इसमें आगे आपको मैंने अपने वीडियो में बताया कि सभा और समिति दो जो है इंस्टीट्यूशन दिखते हैं इस रिपब्लिकन थॉट के। सभा जो है एक छोटा सा बहुत ही प्रिविलेज्ड लोगों का ग्रुप दिखता है जो जनरली मेल उसमें होते हैं, कुछ वुमेन भी हो सकते हैं शायद, जो कि एरिस्टोक्रेट है, मतलब काफी धनाढ़ लोग हैं, वेल कनेक्टेड हैं और वो आपस में जो है मिल करके शासन करते हैं, ऐसा दिखता है। बाद में उनको राजा भी कहा जाता है, मतलब बहुत सारे राजा मिलके। तो ये सभा है। समिति एक बहुत ही बड़ी सी काउंसिल है, समझिए उसमें हजारों लोग हैं, जो भी उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के जो परिवार के मुखिया हैं, जो भीष्मपति कहते थे, विस मतलब कुल या फैमिली, उसके मेंबर उसके दिखते हैं। तो एक तरह के बड़ा सा काउंसिल। और सभा जो है वो छोटी है, वो ज्यादा पावरफुल है। समिति जो है बड़ी है, लेस पावरफुल है, लेकिन सॉवरेंटी उसमें निहित है। तो बहुत बड़े बड़े यदि कोई डिसीजन होते हैं तो समिति से पूछा जाता है, अदरवाइज डे टू डे का काम जो है सभा करती हुई दिखती है। अब क्वेश्चन पे आइए। इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ नॉन मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया। मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि शुरू में ऐसा दिखता है कि लोग जो हैं आपस में ही एक किसी विस्पति कहते हैं, मतलब जो विस्पतिज हैं वो एक किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और वो राजा होता है या किंग होता है। बाद में ऐसा दिखता है कि एक सभा जैसी जो है सेकेंड फेज में एक सभा जैसी जो है इंस्टीट्यूशन सामने आती है, जिसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। बाद में सभा के साथ एक समिति भी आ जाती है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और सभा समिति मिल करके राज चलाती है, वो रिपब्लिकन राज्य के है। बाद में ये दिखता है कि सभा जो है वो ग्रुप ऑफ राजा हो जाते हैं, मतलब और ज्यादा ओलिगार्किक हो जाते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। और उसके बाद जो है एक तरह से पतन हो जाता है, राज्य आ जाता, सॉरी किंगडम आ जाती है, किंग होते हैं, लेकिन एक समिति जो है वो रहती है जो कि उसको सलाह देती है। तो इस टाइप की जो है व्यवस्था क्रमशः क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ती है। इसको मेरे वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन है, आप देख लीजिएगा। तो सभा और समिति के बेसिस पे जो है हम नॉन मोनार्किकल फॉर्म को 4 पार्ट में बांट सकते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया, मेरे वीडियो में वो है, उसी को यहाँ लिखना था। गवर्नमेंट ऑफ सभा एंड समिति डिनोटेड ए फॉर्म ऑफ रिपब्लिकनिज्म इन एंशिएंट इंडिया। ये तो मैं भी जो आपको एक्सप्लेन किया, मैंने अपने वीडियो में भी किया है इसको। ये भी वही चीज है जो यहाँ पे है, समझ लीजिए। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ सभा एंड समिति एंड देयर रोल इन गवर्नेंस। ये भी एक ही, बस लैंग्वेज अलग है लेकिन लिखना वही है कि सभा क्या थी, समिति क्या थी, उसका उदय कैसे, इवोल्यूशन कैसे हुआ और कैसे ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या नॉन मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाती है एंशिएंट इंडिया में। सभा वाज लाइक एन एरिस्टोक्रेटिक ओलिगार्चिक काउंसिल, छोटा सा, बहुत वेल कनेक्टेड, अमीर लोग। Whereas Samiti was like People's Assembly, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। Elaborate the statement by clearly highlighting the difference between Sabha and Samiti and ancient India. Same question को घुमा फिरा के मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। Describe the different non-monarchical or republican form of government in ancient India. तो यही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन अगेन इन सभी थीम में एक ही मेन क्वेश्चन बनता है, उसी का डिफरेंट लैंग्वेज में आपको पूछी जाएगी। आपको लिखना तो वही है जो एक थीम में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये वीडियो ला पाया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो 2 और थीम है, CNI और दूसरी कौन सी है, CNI के अलावा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, उस पर भी मैं इसी तरह की वीडियो लेकर के डेफिनेटली आपके एग्जाम से 2-3 दिन पहले आऊंगा। और आप ये PPT वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको कई बार देखिए। सॉरी कि मैं इस पर गाइड तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन आई होप कि मेरे वीडियो और मेरे इस वीडियो से आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी, आप आराम से जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम को रिलैक्स वे में दे पाएंगे। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट PYQ वीडियो में। तब तक के लिए विदा।